enabled. नमस्कार, पहला कदम के खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और ये खास एपिसोड इसलिए है कि इस बार हमने फिर से एक नया शहर चुना है और वो शहर पुणे। और पुणे में आज हम बात कर रहे हैं कुछ खास लोगों से। और ये लोग खास क्यों हैं? क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कारोबार करते हैं, बिजनेस में हैं, छोटे, मीडियम और बड़ी साइज के बिजनेस करते हैं। वैसे तो जो बिजनेस करता है उसे सीखने, सिखाने की, समझाने की, बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें लगता है और शायद इस एपिसोड के बाद आप सबको भी लगेगा, हाँ, बिजनेसमैन को भी फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स, उसके बारे में समझने की और जानने की और उसे लागू करने की जरूरत है। तो आज हमारे साथ पुणे के तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के खास सदस्य हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में हमारा साथ देंगे 3 दमदार एक्सपर्ट्स। जी हाँ, हमारे साथ है विजय मंत्री साहब, बकफास्ट के चीफ मेंटर और सीईओ हैं, जो कि कम से कम 25 साल का शानदार अनुभव रखते हैं पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग और साथ ही म्यूचुअल फंड्स का। इसके अलावा हमारे साथ है विकास सेठी साहब, जो एमडी हैं सेठी फिनमार्ट के, और उन्हें भी शेयर बाजार का और तमाम फाइनेंशियल एसेट्स का गहरा अनुभव है। हमारे साथ पंकज मठवाल साहब हैं, जो ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी हैं और चीफ प्लानर हैं। और पर्सनल फाइनेंस में आपने इन तमाम एक्सपर्ट्स को हमारे चैनल्स पर कई बार देखा और सुना होगा, तो हमने सोचा कि क्यों न आज सीधे आपके पास इन्हें लाया जाए और आपसे रूबरू कराया जाए। तो विजय, शुरुआत आपके साथ की जाए। ये तो सारे बिजनेसमैन हैं ज्यादातर और उन्हें पैसा कमाना आता है, हम तो नया क्या सिखाएंगे, राइट? लेकिन पैसे से पैसा कमाना, ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो बिजनेस है उसी में पैसा लगाएं और उसी में कमाएं। क्या जरूरत है जो बिजनेस से ये पैसा कमा रहे हैं उसे कहीं और लगाकर पैसा कमाने की? देखिए, जो मेरा मानना है कि कमाना 90% जॉब, 10% जॉब है। कमाए पैसे से आप कैसा और पैसा कमा सकते हो, वो भी एक बड़ी स्किल है। जरूरी नहीं है कि जो आदमी पैसा कमाने में होशियार हो वो आदमी इन्वेस्ट करने में भी होशियार है। तो उसको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर। और हम ट्रेडिशनल तरह से बिजनेस करते थे, ट्रेडिशनल तरह से इन्वेस्ट करते थे, वो भी शायद मुझे लगता है ढर्रा पुराना हो गया। जैसे मैं भी आप जैसी कम्युनिटी से आया हूं, तो हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाने की जरूरत क्या है, धंधा ज्वाइन करेगा, धंधे के बाहर निकलने की जरूरत क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी वो 20 साल पहले, 30 साल पहले वाली बात अभी नहीं कर सकते। और पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इतने बढ़ गए हैं कि आपको उसके बाहर जाना ही पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। तो सेठी साहब, आप तो चूंकि दोनों ही काम कर चुके हैं, बिजनेस भी कर चुके हैं, कर रहे हैं, और साथ ही स्टॉक मार्केट में भी बड़े गुरु हैं। तो ये बताइए कि दोनों का बैलेंसिंग करना, और जनरली होता है कि जो बिजनेस में है वो फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा ध्यान देते नहीं है, इसे कैसे किया जाए? देखिए अनिल जी, मेरा तो ये मानना है कि आप बिजनेस कोई भी कर रहे हो सकता है कोई टाइम आता है जब वो बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, आपको उसी समय इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वो बिजनेस बंद करो या दूसरा बिजनेस कर सको। अगर आपको कोई बिजनेस करना है और आपका ऑलरेडी एक बिजनेस चालू है, तो हाउ वुड यू डू अ बिजनेस देन? तो द बेस्ट वे और द ऑल्टरनेटिव वे इज टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक विच रिप्रेजेंट्स दैट बिजनेस। सपोजिंग आप टेक्सटाइल का काम करते हो और आपको ज्वेलरी अच्छा लगता है कि ज्वेलरी करना था, आप वो बिजनेस छोड़ भी नहीं सकते, तो आपने एक ज्वेलरी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तो दैट इज लाइक डूइंग दैट ज्वेलरी बिजनेस। मतलब उसमें और भी कई चीजें ध्यान रखने की है। बट मेरा ये मानना है कि जिसका बिजनेस सक्सेसफुल है उनको भी अपनी सेविंग्स को इक्विटी मार्केट्स में जरूर लगाना चाहिए। एक वॉरेन बफेट का फेमस कोट है कि आप जब सो रहे हो तब भी आपके अर्निंग्स आपकी चालू रहनी चाहिए, अदरवाइज यू विल डाई वर्किंग। मतलब जब आप मरते तब तक आपको काम करना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे टेक केयर करो, तो जो आपने कमाया है या जो आप सेव कर रहे हो उसको आप इक्विटी मार्केट्स में, अच्छे स्टॉक्स में एक रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते रहो। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी में पैसे ज्यादा बने हैं, गोल्ड में पैसे बने हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने के, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो सबसे ज्यादा रिटर्न वाला एसेट क्लास है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो इक्विटी ही है। प्रॉपर्टी में इसलिए हम लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उनके भाव रोज नहीं छपते। आपने ले लिया और आप 5 साल 10 साल बाद उसको बेचते हो तो यू जनरेट रिटर्न्स। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम खुद एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को,
कोई अच्छा स्टॉक बता दिया, उसमें 10% रिटर्न आ गया और उनका सामने से फोन आने लगता है कि भाई बेच दे क्या, बेच दे क्या, बेच दे क्या, क्योंकि उनका स्क्रीन पे भाव आता है, रोज आपको न्यूज़पेपर्स में भाव दिखने को मिलता है, तो आप बेचते हो एंड वही आप गलती करते हो। जो अच्छी स्टॉक है वो तो आपके निकल जाते हैं, यू लैंड अप। आप जब ईयर एंड पे जब बैलेंस शीट बनाते हो तो कौन से स्टॉक का पोर्टफोलियो रह जाता है जिसमें सब में ड्यूरिंग द ईयर नुकसान था, जो प्रॉफिट वाले थे वो आपने बेच दिए। बट दैट इज हाउ यू लुक एट द मार्केट्स, बट दैट्स नॉट द वे इट शुड बी। आप इन्वेस्ट करो, जो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टेड रहो एंड फिर आप दोनों में कैलकुलेशन करो, तो यू वुड फाइंड कि आपने वहां पे रिटर्न ज्यादा बनाया। तो डिस्पाइट बीइंग इन बिजनेस, आई वुड रिकमेंड कि आप अपने सेविंग्स और स्पेयर फंड्स को इक्विटी मार्केट्स में थ्रू म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्टली अगर आपको समझ हो तो आपको करना चाहिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। पंकज जी, ये बताइए कि जो आदमी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में जो कमाई कर रहा है उसी को बिजनेस में लगाकर और कमाई कर सकता है, लेकिन क्या उसके बावजूद उसे अलग से इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए? यदि हाँ, तो कितना कितना वो अपनी कमाई का हिस्सा अलग इन्वेस्टमेंट्स में रखे और कितना वो हिस्सा वो फिर से अपने बिजनेस में डाले? पहली बात तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एसेट एलोकेशन, दूसरी चीज है डाइवर्सिफिकेशन। एसेट एलोकेशन मतलब आपका पैसा डिफरेंट एसेट क्लास में लगा हुआ होना चाहिए, जैसे इक्विटी है, बॉन्ड्स, डिबेंचर जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या कमोडिटी है स्पेशली गोल्ड सिल्वर, या फिर रियल एस्टेट। होता यह है, हालांकि लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे तो इक्विटी हमेशा हिस्टोरिकली दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले में बेटर रिटर्न देती है, लेकिन कभी कभी समय ऐसा भी होता है, अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात भी करें, जहां पर बॉन्ड ने इक्विटी के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न दिया है। तो ऐसे में जरूरी होता है कि आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट तरह के एसेट क्लास हों। दूसरी चीज है डाइवर्सिफिकेशन, जो आपने पूछा कि एक बिजनेस में ऑलरेडी पैसा लगा रहे हैं तो फिर वहीं पर पैसा क्यों ना लगाया जाए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप अच्छा बिजनेस करना जानते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, करेंसी के जो प्राइस में डिफरेंस होता है उसकी वजह से आपके बिजनेस पर इफेक्ट हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आपका पैसा डिफरेंट तरह के बिजनेसेस में लगा हुआ हो। तो अपने बिजनेस के साथ साथ जो दूसरे बिजनेस हैं वहां पर भी जब शेयर ले रहे हो उनके, तो मतलब आप इनडायरेक्टली वो बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। इसके लिए भी जरूरी हो जाता है कि अपने बिजनेस के साथ साथ आप जो दूसरे अच्छे बिजनेसेस हैं वहां पर भी अपना पैसा लगाएं। जो आपके दूसरे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी आपको किस तरह से कहां पर पैसा निवेश करना चाहिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि उस पीरियड में कौन से तरह के सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, या इक्विटी के अलावा दूसरा एसेट क्लास कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा। उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि आपको कहां और किस तरह से निवेश करना चाहिए। विजय, एक बड़ा सवाल जो जनरली मैं सारे बिजनेसमैन से बात करता हूं, यहाँ पर पिंपरी चिंचवड के जो 13 प्रोफेशनल फोरम के सारे सदस्य ज्यादातर ये बिजनेस में हैं, ये एक बात कहते हैं कि भाई देखिए, हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो हमको समझ में आता है, आप जो कह रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने कभी किया नहीं। जो हम करते हैं और वहां से पैसा हम बनाना जानते हैं, तो क्या इससे ज्यादा पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट करके बन सकता है जो हम बिजनेस में बना रहे हैं, और खासतौर से तब जबकि हमें समझ नहीं है? इसका क्या जवाब है फिर? बिल्कुल से सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट तो खुद का बिजनेस ही है, डाउट नहीं है। लेकिन अभी पहले वाली बात नहीं है कि एक धंधा सेटअप कर लिया 3 जनरेशन बैठ के खाएगी। ये धंधा भी 5 साल बाद धंधे के मैट्रिक्स चेंज हो जाते हैं, कंपटीशन अलग हो जाती है। तो आपने 2-2, 3-3, 4-4 जनरेशन धंधा सेटअप किया, लेकिन आज मार्जिन धंधे में नहीं है। इस साहूकारी तरीके से धंधा होता तो धंधे के उसूल बदल गए। तो वो जरूरी नहीं है कि आपका जो धंधा है वो हमेशा ही अच्छा रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि आपको हर साल अपने धंधे से कुछ न कुछ पैसा निकालना है। आपका धंधा अच्छा चल रहा है तो उसमें 5 लाख भी चला जाएगा, 50 लाख भी चला जाएगा, 5 करोड़ भी चला जाएगा, और रिटर्न भी अच्छा जनरेट कर रहा है, राइट। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि आप अपने धंधे से धीरे धीरे पैसा रेगुलरली निकालते रहे, हर साल निकालते रहे, और उसको फाइनेंशियल एसेट्स में डालते रहे। कभी भी कोई भी चीज के बारे में एडवाइस ली जावे तो एक आदमी से बात नहीं की जावे। और खासकर एक हमारा साइकोलॉजी में कहते हैं इको चैम्बर। इको चैम्बर मतलब अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, अपनी जैसी बातें करते हैं, तो आपको डाइवर्जेंट व्यू नहीं मिलता है। तो प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चाहिए तो खासकर उन लोगों से मिलो जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो। इक्विटी मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए तो खासकर उन लोगों से मिलो जो इक्विटी मार्केट के अगेंस्ट में। तो आपको कम से कम 10-15 लोगों से व्यू लेना चाहिए किसी भी, और वो भी डिफरेंट व्यू।
तब आपको एक कॉमन थ्रेड निकल के आएगा, वो पिकअप करने की ताकत। लेकिन क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप इतना टाइम स्पेंड कर पाओगे? वो नहीं कर पाओगे तो अपना टाइम स्पेंड वहां पे कीजिए कि जहां आपने 20 साल से एक धंधे को आगे लेके आए और उसमें और आगे करोगे। जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर की जरूरत है, उसीलिए फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आपको अच्छे एडवाइजर की जरूरत है, हु कैन गाइड यू टू मीट योर गोल एंड ग्रो योर वेल्थ मच बेटर। पहला कदम के इस खास एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और उस ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम हैं पिंपरी चिंचवड़ में और यहाँ पर तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सदस्यों के साथ हम कर रहे हैं बातचीत, मदद कर रहे हैं उनकी हमारे तीन दमदार एक्सपर्ट्स, विजय मंत्री, विकास सेठी और पंकज मठवाल। काफी कुछ काम कच्चे पक्के वाला होता है। अब आपकी जो प्लानिंग है आप तीनों की, वो तो सारी पक्के वाली प्लानिंग होती है। तो ये लोग ये कहते हैं कि हमारे तो आप कैश में इन्वेस्टमेंट करना हो तो रास्ते बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी करना हो, वो तो सही तरीके से और चेक के माध्यम से ही करना है। तो ये माइंडसेट कैसे बदली जाए, ये बताइए। आज के दौर में ये डिमोनेटाइजेशन के बाद अब तो जरूरी हो गया है कि आपके पास व्हाइट में मनी हो और उसको फिर आप प्रॉपर तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करो और आपको वो इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉपर रिटर्न मिलता है। बिकॉज मुझे पक्का आप सबने अनुभव किया होगा, जो कच्चे का रुपया होता है उस पर रिटर्न्स भी जनरेट नहीं होते। आपने किसी को दे दिए, उससे इंटरेस्ट आता है कोई पर्टिकुलर पीरियड तक, ठीक है, उसके बाद वहां पे वो खतरा रहता है आएंगे नहीं आएंगे कोई कारण से। तो इस तरीके से मेरी राय में आपको जो भी बिजनेस है उससे जो टैक्सेबल इनकम है वो बिल्कुल जनरेट करनी चाहिए, प्रॉपर टैक्स पेमेंट करना चाहिए और अच्छी फाइल्स बनानी चाहिए और उस पैसे को एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर्ड रहे और आप एक अच्छा एक रिटायर्ड लाइफ भी आप अच्छी व्यतीत कर सके। पंकज जी, जितनी बार मैं आपसे बात करता हूँ, आप फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बात करते हैं कि भाई अपना गोल सेट करो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस चीज के लिए पैसा बचाना है और किस चीज के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना है, बड़ी पढ़ाई करवानी है, या उनकी शादी करनी है, या घर लेना है, धीमे धीमे ये सारी रिक्वायरमेंट आती है, राइट, उसके लिए पैसा लगता है। ज्यादातर बिजनेसमैन मालूम है क्या सोचते हैं, वो जब जरूरत होगी निकाल लेंगे ना बिजनेस में से, बिजनेस तो हमारा अपना ही है और हमें पता है जब करना होगा निकाल लेंगे। तो ये एक बड़ी वजह है कि वो दूसरे एसेट क्लास या दूसरे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते नहीं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, एक आप अपने रनिंग बिजनेस में से पैसा निकालें और दूसरा ये कि उस पर्टिकुलर काम के लिए पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करके सही प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, बहुत जरूरी है कि अपने गोल के हिसाब से पैसा होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस में से पैसा निकाल लेंगे, लेकिन उस वक्त बिजनेस को भी तो जरूरत होगी पैसे की, फिर वहां पर यह होता है कि जिस वक्त आपको दूसरे फाइनेंशियल गोल्स की जरूरत है और आपने बिजनेस में पैसा निकाला और बिजनेस को जरूरत थी पैसे की या उतना पैसा नहीं था निकाल सकते थे, फिर लोन लिया जाता है। तो वहां पर क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पूंजी जुटा सकते थे, लेकिन अब आपको लोन लेने के लिए उल्टा ब्याज देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है कि एक तो बिजनेस में जो पैसा था वो अवेलेबल नहीं है, गोल के लिए आप पैसा ले रहे हो ब्याज देकर, तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए पहले से अगर पता हो कि मुझे इतना पैसा जुटाना है और पहले से प्लानिंग की जाए, तो क्योंकि आप उसके ऊपर रिटर्न कमाओगे तो कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा पैसा बना सकते हो। तो इसके लिए जरूरी है कि बिजनेस का पैसा अलग से रहे जो बिजनेस के लिए रखा हुआ है, और जो फाइनेंशियल गोल्स के लिए पैसा है वो अलग से इकट्ठा किया जाए, ताकि आपको जरूरत ना पड़े इमरजेंसी में वहां से पैसा निकालने की या लोन लेने की। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचा जाए कि किसके ऊपर कम टैक्स लगेगा या कैसे टैक्स बचाया जा सके, तो शायद फिर ये नॉन डिस्क्लोजर वाली बात ही ना आए और डिस्क्लोज करके ही इनकम को अच्छे तरीके से और पीसफुली इन्वेस्टमेंट भी होगा और फायदा भी होगा। जो कुछ बात अब तक हमने कही, एक बात तो तय है कि अब थोड़ा ये लोग सोच रहे हैं कि कोशिश करेंगे और शायद शुरुआत भी करेंगे कि हाँ हमें थोड़े बिजनेस के साथ साथ कुछ और दूसरे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप तीनों एक्सपर्ट लॉन्ग टर्म के लिहाज से इक्विटी की बात ज्यादा करते हैं, मैं इक्विटी पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पैसा तो इन्होंने सबने रियल एस्टेट में बनाया है बिजनेस के अलावा, तो अब रियल एस्टेट में क्यों नहीं लगाए पैसा? जैसे मैंने बोला कि बड़ा पैसा बनता है एसेट कैटेगरी के अंदर, आप एक जल्दी ट्रेंड पकड़ लेते हो, राइट।
रियल एस्टेट हम हर आदमी पैसा डालता था और रियल एस्टेट का ट्रेंड आया तो उसमें जिसका भी एक्सपोजर था रियल एस्टेट को अपने आप को हीरो समझने लग गया या मैंने बहुत पैसा बना लिया। मैं थोड़े दिनों पहले कोटा में था तो वहां एक डेढ़ महीने पहले की बात है, उसके पहले एक साल पहले गया तो वहां लोगों ने बोला कि कोटा तो रियल एस्टेट मार्केट एकदम बूम है। तो मैंने बैक एंड कैलकुलेशन किया कोटा में, मतलब कोटा में घर कितने, एक एक घर एक डेढ़ करोड़ का कोटा में उस टाइम। तो आप कोटा का टोटल रियल एस्टेट वैल्यू निकालो घरों का तो दैट इज क्लोज टू 4% ऑफ इंडिया जीडीपी, समझा? तो आपको मालूम है गिरने वाला है ये। आप यू गो टू एनी टाउन इन इंडिया एंड यू लुक एट टोटल वेल्थ ऑफ हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट, जयपुर जैसे 6 से 7% इंडिया के जीडीपी का। तो यू सी इट इज अनरियल वेरी ऑनेस्टली। तो अभी रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट का एक सबसे बड़ा उसूल है कि ये इलिक्विड एसेट कैटेगरी है। तो इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा उसूल है कि इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट होता है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ करंट कंजम्पशन। आपके पास पैसा है, आपने उसे कंज्यूम नहीं किया, किसी और चीज के लिए डाला। लेकिन रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं है। जब आपको पैसा चाहिए तब आपको पैसा नहीं मिलता है, आपको मजबूरी में उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंपल उसूल है, खुद की प्रॉपर्टी घर में रहने के लिए रखो, आंख के सामने दिखता हुआ रखो और पूरा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में डालो। अभी इजी मनी कोई भी एसेट कैटेगरी के अंदर नहीं बनेगा। कोई भी धंधे में मलाई खाने वाला दिन गए, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी जो एक एसेट है विकास जी, वो है गोल्ड। इन्होंने हिंदुस्तान में सबको पैसा बना के दिया, नो ब्रेनर। और हमारे काफी फीमेल ऑडियंस भी हैं यहाँ पर, उन्हीं की बात क्यों किया है, सबको ही पसंद है एक्चुअली। और हिंदुस्तान में हम जितना गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन क्या गोल्ड के दिन भी गए? मुझे लगता है कि गोल्ड के दिन भी गए, बिल्कुल। गोल्ड आपके घर में गोल्ड पड़ा होता है, इट डज नॉट यील्ड यू एनीथिंग। एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है नहीं। शेयर्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड इनकम भी आती है। गोल्ड में वैसा कुछ होता नहीं है। गोल्ड एक सप्लाई डिमांड का खेला है, बिल्कुल। अभी जैसे गोल्ड यही आज से मेरे ख्याल में डीमोनेटाइजेशन के पहले जो भाव थे वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ। गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करी, गोल्ड के भाव क्रैश हो गए। तो गोल्ड में अब यहां से एक इंडियंस की मेंटेलिटी है कि थोड़ा एक सेफ्टी के लिए हम गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रखते हैं कि किसी बच्चे की शादी आ गई, डॉटर की शादी आ गई तो उस टाइम पे हमको रखता। तो बस उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए गोल्ड में। विजय, इसी पे एक आपसे राय लेना चाहूँ। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो डीमोनेटाइजेशन के बाद गोल्ड खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे, ये बात पक्की है, ठीक है। दूसरा, ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी जो अल्टीमेटली कम होनी है, 10% तो रहेगी नहीं। तीसरा ये कि इंडिया जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का वर्ल्ड में, अगर हम हिंदुस्तानी गोल्ड खरीदना कम कर देंगे तो फिर क्या कोई रीजन है ऐसा कि जिसकी वजह से हम सोचेंगे गोल्ड के भाव बढ़ेंगे? तो गोल्ड खरीदने के पुराने सालों के रीजन है, सोशल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, बिहेवियरल हो सकते हैं। वो आदत जल्दी छूटेगी नहीं। अगर आप रिटर्न देखें गोल्ड के 30 साल 40 साल के, तो इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न आते हैं गोल्ड के। डॉलर टर्म में देखें तो 3-4% एनुअलाइज रिटर्न है। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना आपको एसेट कैटेगरी अच्छी लगती है तो आपको गोल्ड ईटीएफ में पैसा डालना चाहिए। उसका एडवांटेज क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, उसमें आपको 2% साल का रिटर्न भी मिल रहा है। उसका एडवांटेज अनिल जी जबरदस्त है। एक तो फिजिकल थ्रेट ऑफ लाइफ खत्म हो गई आपकी फिजिकल गोल्ड के मुकाबले। सेकंड, आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची के नाम पे इन्वेस्ट करो आप। सेकंड, नाम मदर फादर रहे, शादी में वो गोल्ड ईटीएफ सर्टिफिकेट दो, पूरा कंट्रोल आपके हाथ है। जब आपको लग गया अभी 5-7 साल हो गए, बच्चे हो गए, निभा रहे हैं सही, तो अपना नाम हटा के बच्चे का नाम नॉमिनी डाल दो, तो पूरी सेफ्टी आपके हाथ में रहे। गोल्ड का गोल्ड आ गया आपके हाथ में। पहला कदम के इस खास एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और उस ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। चलिए, प्रॉपर्टी और गोल्ड की बात तो हमने की, लेकिन अब अल्टीमेटली फिर तीसरे एसेट क्लास की तरफ आते हैं पंकज जी, और वो है फिक्स इनकम। जनरली लोग फिक्स इनकम में पैसा लगाने के बजाय ये चाहते हैं कि किसी को ब्याज पे दे दें। बिजनेस क्लास की ये माइंडसेट है, ठीक है, उन्होंने यही देखा, यही किया और उससे पैसे भी बने।
लेकिन अब जिस तरह के माहौल में, जैसा विकास जी भी कह रहे थे और विजय जी भी कह रहे थे कि भाई दे दिया तो वापस आएगा, उसकी गारंटी नहीं, तो क्या अब जो लोग बाकी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें फिक्स इनकम वाला मामला चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए, उनके लिए क्या ऑप्शन है? फिक्स इनकम में या तो आपके पास जो बैंक, पोस्ट ऑफिस जो स्कीम्स हैं वो तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी कम है वहां पर, अब इन्फ्लेशन को भी बीट करना है, गोल भी अचीव करने हैं और इक्विटी जैसा रिस्क नहीं लेना है या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो यहां पर भी दूसरे ऑप्शंस हैं। एक तो है कंपनीज एफडी, कुछ फिक्स डिपॉजिट कंपनीज के भी होते हैं, वहां पर यह देखना जरूरी है कि वो कंपनी की रेटिंग अच्छी हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो कंपनी के, तो कंपनी की एफडी होती है, वहां पर निवेश किया जा सकता है, जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट बैंक के इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में ज्यादा होता है। उसके अलावा बॉन्ड्स और डिबेंचर ये अच्छे विकल्प हैं। बॉन्ड्स और डिबेंचर वैसे तो एक ही तरह के होते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है तो बॉन्ड्स होते हैं और प्राइवेट कॉर्पोरेट के होते हैं तो डिबेंचर होते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि एक जो आपको कूपन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम कूपन बोलते हैं, तो जो कूपन मिलता है वो तो फिक्स होता ही होता है, उसके अलावा उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस भी होते हैं। मतलब अगर या ये कहूं कि अगर कभी आपको बीच में उसको ब्रेक करना है या ट्रांसफर करना है, क्योंकि जो बॉन्ड्स या डिबेंचर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, तो जब ट्रांसफर करते हैं, एक व्यक्ति जिसके पास है दूसरे को बेचता है, दूसरे को ट्रांसफर करता है, उस वक्त बाजार में इंटरेस्ट रेट कैसे चल रहे हैं उस हिसाब से उस बॉन्ड के ऊपर प्रीमियम या डिस्काउंट तय होता है। शुरुआत करने के लिए पंकज जी, क्या ये ठीक है कि भाई इनके पास जितनी फाइल्स हैं, यहाँ फाइल्स की बात करना ठीक है क्योंकि सारे फाइल वाले हैं, तो जितनी फाइल्स है कम से कम हर फाइल का एक पीपीएफ अकाउंट तो हो और 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट उसमें तो करें टैक्स फ्री, बिल्कुल टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाए। बिल्कुल, ये पीपीएफ, एनएससी या जो स्कीम्स हैं ये ज्यादा करके सब लोग करते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा उससे आगे का आपको मैं बताऊं जी। लेकिन जो आपने पूछा पीपीएफ, तो बिल्कुल एक अगर डेट कैटेगरी में बात करें तो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रिटर्न्स आपके गारंटीड हैं, मतलब वेरी करेंगे क्योंकि अब तो क्वार्टरली रिव्यू होते हैं, लेकिन ये बात पता है कि रिटर्न मिलेंगे उसके ऊपर और अपना जो प्रिंसिपल है वो तो बिल्कुल सेफ है। दूसरी बात, जो रिटर्न मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, वो दूसरा एडवांटेज है। और तीसरी बात यह है कि कोई भी कोर्ट उसको अटैच नहीं कर सकती, तो वो एक और एडवांटेज है। किसी केस में अगर बिजनेस में लॉस होता है या कुछ भी ऐसी बात होती है तो पीपीएफ का जो पैसा है उसको अटैच नहीं किया जा सकता। कोई भी कितने भी किसी तरह के केस कुछ भी हो जाए, पीपीएफ का पैसा आपका ही रहेगा। बिल्कुल, वो पैसा आपका ही रहेगा, तो ये भी एक एडवांटेज है। लेकिन उसमें लिमिट है कि आप 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 1.5 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पीपीएफ में। लेकिन ये ध्यान रखें क्योंकि पीपीएफ 15 साल का अकाउंट है और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो अगेन मैं बोलूंगा कि इक्विटी का ऑप्शन आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। मैं आऊंगा और एक छोटी सी बात मैं और बोलूंगा यहाँ पे, नहीं क्योंकि बात वही होती है कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए डेट में करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ये जो पैसा पड़ा है, क्या ये म्यूचुअल फंड में कोई ऐसे प्रोडक्ट है इनके लिए जिनमें निवेश करके ये फायदा उठा सकते हैं और रिस्क ना हो? देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उसमें लेट्स गो टू द डीप रूट ऑफ द प्रॉब्लम। 3 बड़ी आदमी की है, एक तो हेल्थ, एक पेरेंटिंग और एक इन्वेस्टमेंट। इन तीनों चीजों में हम सोचते हैं कि अपने आप हो जाएगा, बच्चे पैदा हुए अपने आप आगे बढ़ गए। जैसे हम लोग पढ़े हैं, मतलब माओ को पता भी नहीं कौन सी क्लास में है अभी जमाना अलग है। हेल्थ में हमको लगता है कि हम पैदा हो गए, हम जो खाएंगे पिएंगे हेल्थ अच्छी रहेगी, और वेल्थ में भी ऐसा है कि पड़ा रहेगा अपने आप ग्रो होता रहेगा। वो तीनों में जमाने गए। अभी अलग तरह का आपको इन्वेस्टमेंट करना, और कोई बिजनेसमैन बोलता है कि मैं समझता नहीं, उसका सिंपल कारण है कि धंधा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप उसको समझ गए, क्यों समझ गए? क्योंकि आपने उसके लिए समय दिया। आपके पास नया मोबाइल फोन आया, उसके फीचर जानने के लिए आपने समय निकाला। आपके पास नई कार आई, उसको जानने के लिए आपने समय निकाला। आपको समय निकालना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको वीक में आधा घंटा खाली इन्वेस्टमेंट के लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर आप ये कंटिन्यूसली समय निकालोगे, आपको शुरू कहां से करना है? आपको शुरू करना है जीरो से। मैं कुछ नहीं जानता, तो पहला कदम लो। आप सवाल पूछो, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो,
और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सवाल पूछो कि क्या है, क्यों करना चाहिए, 10 दफे सवाल पूछो उनसे, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट में थोड़ी लर्निंग आपकी खुद की होनी चाहिए। तो सही एक्सपर्ट चुनिए आप। दूसरा आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूं मैं। आप लिक्विड फंड लीजिए, लिक्विड फंड में यू विल नॉट गो रॉन्ग। लिक्विड फंड में करंट 6.5 से 7% के आसपास रिटर्न आ रहा है। आप फ्राइडे पैसा डाल के मंडे निकाल सकते हैं, मंडे पैसा डाल के ट्यूसडे निकाल सकते हैं, और आप 5,000 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5,000 से 50 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विड फंड में आप पैसा डालोगे, आपको जब पैसा चाहिए अगले दिन आपके अकाउंट में 11 बजे से पहले पैसा क्रिएट हो जाएगा। आपको 3 बजे पहले रिडेम्पशन देना पड़ेगा। दूसरा, मैंने इतने इन्वेस्टर का पूरा डेट का पोर्टफोलियो देखा है। स्टार्ट विद टैक्स फ्री बॉन्ड विच इज एब्सोल्युटली रिस्क फ्री एंड लोवेस्ट रिटर्न प्रोडक्ट टू लैंडिंग टू कम्युनिटी। इसमें पूरा, अगर आप पूरा एग्रीगेट पोर्टफोलियो रिटर्न देखो अनिल का, तो पूरा पोर्टफोलियो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड को बीट नहीं कर पाया है। म्यूचुअल फंड का किसी भी इन्वेस्टर का बीट नहीं कर पाया है ना। आपको पीपीएफ की स्टोरी सुनाता हूं। पीपीएफ चालू हुआ 1960s में, 4% इंटरेस्ट रेट था पीपीएफ का, बाद में 12% हुआ, अभी हो गया 8%, अभी हो जाएगा 7%। क्यों होगा? क्योंकि पीपीएफ का रेट सरकार जीसेक का यील्ड से 25 बेसिस पॉइंट ऊपर रखती है। अभी जीसेक यील्ड इस क्वार्टर में हो गया 6.32, तो 6.5 से 6.25 के बीच में आपका पीपीएफ का रिटर्न होगा। दूसरा, लोग बोलते हैं पीपीएफ में पैसा सेफ है। मैं बोलता हूं बैंक, एफडी, पीपीएफ आर द मोस्ट अनसेफ प्रोडक्ट। कैपिटल टूटने का 100% गारंटी है, 100% पैसा टूटेगा आपका। पिछले 20 साल का इन्फ्लेशन 8%, अगर पीपीएफ का रिटर्न 8%, पैसा बना कहां आपका? इज नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन, तो कहां पैसा बनेगा आपका? आप 15 साल का व्यू लेके चलते हो। मैं 15 साल का हर रोलिंग 15 साल, 16 साल, 17 साल का रोलिंग पीरियड का फंड का एनालाइज किया। पीपीएफ ने आपने 15 साल में 22.5 लाख रुपया सपोज डाला, तो 22.5 लाख रुपया 15 साल में 37.5 लाख हो गया। वर्स्ट 5 म्यूचुअल फंड, वर्स्ट 5 तो 56 लाख बनाया, और बेस्ट में 1,36,00,000 बनाया। लेकिन आपका व्यू 15 साल है, वाई पीपीएफ? बिकॉज इट इज वेरी इजी। So I'm saying you want to make big money, you need to keep two things in mind. Say no to lazy advice. Okay. Second thing, it is very important you try to catch the cycle and asset category. और वो cycle and asset category इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। आंखें खुली रखनी पड़ेगी and you need to go to a good financial advisor who will tell you what to do at right time. लेकिन एक जो चीज विजय ने कही, पीएफ में या फिर एफडी में आपका इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद पैसा नहीं होता, लेकिन उसमें एक बड़ा सुकून है। सुकून क्या है कि उसमें कभी भी नीचे नहीं होता, माइनस में नहीं जाता, है ना। इक्विटी मार्केट की सबसे बड़ी समस्या यही कि माइनस में भी बहुत बार देखना पड़ता है, लगभग सबको ही देखना पड़ता है, चाहे कितना ही समझदार आदमी क्यों ना हो। इन्वेस्टमेंट माइनस में तो जाते ही हैं, बाद में लॉन्ग टर्म में बढ़ते हैं। तो अब जो लोग वाकई में सोच रहे हैं कि इक्विटी में पैसा लगाया जाए, कि जब माइनस में जाए तो क्या करें, और जो ये वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव जो होता है जिससे डर रहे सबको, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है कि पैसा एक साथ लगाने की बजाय स्टैगर्ड मैनर में, मतलब कि किस्तों में लगाया जाए। और म्यूचुअल फंड में उसका तरीका है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करो एक साथ इन्वेस्टमेंट करने की बजाय। 2 फायदे होंगे, तो डिसिप्लिन, कि हमेशा आपको एक बार शुरुआत कर दी आपने, चाहे वो 5,000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, जो भी शुरुआत की है, हर महीने उतना पैसा आपके अकाउंट से कटेगा और आपको यूनिट्स मिल जाएंगी। दूसरी बात, जो हम रिस्क की बात कर रहे हैं, अगर आपने देखा, क्योंकि मार्केट को टाइम करना तो असंभव है, ऐसे में अगर आपने सोचा कि आज इन्वेस्टमेंट करते हैं और कल मार्केट नीचे आया, तो आप सोचोगे कि नुकसान हो गया है। लेकिन अगर एसआईपी के जरिए निवेश करते हो, तो जब मार्केट नीचे आएगा तब भी आप परचेज करोगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब भी करोगे। और अगर थोड़ा आपका लंबा नजरिया है, मतलब यहां भी एसआईपी कई बार 1 साल 2 साल में देखेंगे, तो वहां भी नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप एसआईपी आपकी 3 साल 5 साल या उससे ज्यादा है, तो आपको एसआईपी के जरिए इक्विटी फंड में निवेश करने पर नुकसान नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो इसके लिए अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और आप घबराते हो कि वोलेटिलिटी की वजह से आपका पैसा नीचे होगा, तो आप एसआईपी के जरिए निवेश करो। लेकिन नजरिया फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा लंबा ही होना चाहिए। तो
एसआईपी सबसे बेहतरीन तरीका है पैसा लगाने का, चाहे वो फिर भले बिजनेसमैन हो, सर्विस क्लास हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो। हर आप अपना डिसाइड कर लें कि आपको कब कब कितने अंतराल पर पैसा लगाना है, ताकि आपको बाजार में हर लेवल पर एंटर करने का मौका मिले। अब हम लेंगे आपके सवाल और हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपके सवालों के जवाब देने के लिए, तो आप में से जो भी सवाल पूछना चाहें। अनिल जी, सलील लोढ़ा। पिछले कुछ समय में 2 घटनाएं हुई है, यूएस में वोट, इंडिया में नोट। इन दोनों घटनाओं के बाद क्या इंडियन इक्विटी मार्केट जैसा 16 और 15 में नेगेटिव या ऑलमोस्ट नील रिटर्न ही थे, क्या आगे भी ऐसी संभावना रहेगी? तो जो ये बिजनेसमैन आए हैं, जो हमने कभी कदम नहीं रखा, पहले कदम, अब पहला कदम रखने जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर में मुंडाते ही ओले पड़े और हम वापस अपनी जो पूंजी हो वो घमा बैठे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो विजय जी, 2 साल में पैसे नहीं बने, ये बात फैक्ट है, तो फिर तो ये एकदम सही टाइम है। जब 2 साल में नहीं बने तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर साल बनेंगे नहीं, अब बनने का वक्त आ रहा है। कोई भी एसेट कैटेगरी में आपको साइकिल कैच करने के 2-3 बहुत अच्छे तरीके, सारे नहीं बताऊंगा, एक बताता हूं आपको। उस एसेट कैटेगरी का आप 20 से 30 साल का लॉन्ग टर्म रिटर्न देखिए और पिछले 1, 2, 3 साल का रिटर्न देखिए। अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न सपोज इक्विटी का 15% है 20 साल 30 साल का, और पिछले 3 साल का रिटर्न 5%, 6%, 2%, 3% है, इसका मतलब लॉ ऑफ एवरेज गोइंग टू कैच। क्या 2017 में होगा? मुझे पता नहीं। 2018 में होगा? मुझे पता नहीं। 2019 में होगा? मुझे पता नहीं, लेकिन वो पक्का है। और इक्विटी मार्केट का खासियत क्या है? जितना पेन है आपके लिए अच्छा है ना? अगर मार्केट नहीं बढ़े, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको मार्केट बढ़ने की सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो कम दाम में माल मिलता जा रहा है, माल मिलता जा रहा है, माल मिलता जा रहा है। कभी एक साल में सडनली 20% देगा, 40% देगा, 70% देगा, आई डोंट नो, वेरी ऑनेस्टली नोबडी नोज दैट। तो अनिल जी ने सही बोला, व्हाट वी कैन गारंटी, वी कैन गारंटी कि जब आप पैसा डालोगे टूटेगा। मिलाकर 7,250 का निफ्टी था जिस दिन 16 मई 2014 को रिजल्ट आया इलेक्शन का, और लोगों को लगा कि इस सरकार के आने के बाद और पिछले 2-2.5 साल में जो काम हुआ उस हिसाब से तो निफ्टी 10, 12, 15 हजार होनी चाहिए। तो कम से कम सलील जी, एक चीज पक्का है कि आपके 2.5 साल बच गए। बिल्कुल। पहला कदम के इस खास एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और उस ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। प्रवीण सुराना हूँ। क्वेश्चन है, लेना है पहला कदम, और ये बताते हैं कि आप बेस्ट एसेट क्लास इक्विटी है, लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे जो मार्केट, चाइना मार्केट गिर गया तो अपना मार्केट गिरता है, यूरोप गिरता है तो यहाँ गिरता है, यूएस का इलेक्शन हो, यूएस के कुछ रेट्स डिक्लेयर हो तो यहाँ का मार्केट गिरता है। यहाँ इतना कोलिशन गवर्नमेंट है, एक में भी कुछ हो जाता है तो भी मार्केट गिर जाता है। तो भरोसा कैसे हो कि भाई इक्विटी ही बेस्ट क्लास है? मैं बताऊं आपको, 2000 से लेके 2017 तक मैंने कैलेंडर बनाया, 2000 से लेके 2000, और उसमें हर साल की सबसे खराब इंसिडेंट मैंने लिखे। तो 2000 में .com बबल हुआ, 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ, तो मैंने, आप तो इकोनॉमिक इवेंट बताते हो, मैं तो टेररिस्ट अटैक, नेचुरल डिजास्टर सब लिखे। 2000 से लेके 2017 तक ये हुआ 17 साल में। अभी अगले 17 साल में क्या होगा? रिपीट ऑफ दिस। बिल्कुल ये इंटरवल था, अगले 17 साल में बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन इस पीरियड में भी वर्स्ट 5 म्यूचुअल फंड में आपका वेल्थ 4 गुना बढ़ा है, एंड बेस्ट में 30 टाइम बढ़ा आपका वेल्थ। 5 फंड में वर्स्ट में 4 गुना बढ़ा है और बेस्ट में 3 गुना बढ़ा है। और आप जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल होता रहेगा, हर बार होता रहेगा, लेकिन इसको हम नॉइज बोलते हैं, इसका मीनिंग नहीं है। आज आप बोल के, आज आपके दिमाग में डिमोनेटाइजेशन सबसे बड़ा फैक्टर है, कल बजट हो जाएगा, 1 साल पहले क्या था आपको याद नहीं है, ठीक है ना? अनिल जी, आप तो ग्रीक पे भी अपने प्रोग्राम किए, ब्रेक्सिट पे प्रोग्राम किए होंगे आपने, डोनाल्ड ट्रंप पे भी प्रोग्राम किए होंगे, मोदी जी पे किए होंगे, आईके गुजराल पे किए होंगे, सब पे किए होंगे ना आपने प्रोग्राम। बिल्कुल। लेकिन मार्केट की धारा क्या है? मार्केट अल्टीमेटली कंपनियों की कमाई पे चलता है। अगर कंपनियां जो कमा रही है और कंपनियों की कमाई है तो ग्रो करेंगे। चलिए, हाँ, और कोई सवाल? मेरा सवाल यह है कि पहला कदम में मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो हम किस बेसिस पे डिसाइड करें कि कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ थंब रूल जो इनिशियल इन्वेस्टर्स जो कलम रख रहे हैं वो चूज कर सकें।
थैंक यू। पंकज जी, प्रोडक्ट चूज करने के पहले क्या फाइनेंशियल एडवाइजर चूज करना सही है? देखिए, मैं इससे पहले बात करूंगा क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन ऐसे आए जहां पर ये बोला कि ज्यादा करके इक्विटी को ही फोकस किया जा रहा है, जबकि मुझे याद है प्रोग्राम के शुरुआत में ही मैंने शुरुआत ही डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन से बात की थी। तो हमेशा इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में हर तरह के एसेट क्लास होने चाहिए। और अगर विद इन इक्विटी की बात करें तो 1 या 2 कंपनी के शेयर लेने की बजाय आपके पास थोड़े ज्यादा कंपनी के शेयर होने चाहिए, ताकि अगर 1-2 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती हैं तो आपका रिस्क कम हो। और इसके लिए ही अच्छा होता है कि नए निवेशक के लिए, जैसा आपने अभी पूछा था कि ये छोटे छोटे जो न्यूज होती हैं उसका क्या फर्क पड़ता है, तो अगर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जहां की पोर्टफोलियो में 30-40 स्टॉक्स हैं, तो वहां पर उसका फर्क वैसे भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे उस न्यूज का ज्यादा फर्क है तो दूसरे सेक्टर्स उसको बचा लेंगे। इसके लिए आपको शुरुआत डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए जब आप इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं। दूसरी बात आपने जो बोला कि एज के हिसाब से कैसे करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल गोल्स सेट होने चाहिए। कोई भी निवेश करने से पहले आप, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, इसको कहां इन्वेस्ट करूं, या मेरे पास हर महीने का 10,000 बचा सकता हूं, इसको कहां करूं, पहले अपना गोल सेट करो। गोल क्या होते हैं? फाइनेंशियल गोल्स थोड़े वेरी कर सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से, लेकिन अपनी शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बाहर घूमने जाना है, ये सब फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। जब आप गोल सेट करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको उस गोल के लिए कितना पैसा लगेगा, क्योंकि आज उस गोल के लिए कितना पैसा चाहिए और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर आने वाले समय में क्या कॉस्ट हो जाएगी। जैसे आप देखते हो एजुकेशन की कॉस्ट हर साल करीब 10% से बढ़ती जाती है। आप अगर एक नर्सरी में बच्चा एडमिशन लेता है तो लिखा होता है क्लियर कि दिस स्कूल फीस विल बी सब्जेक्ट टू 10% इंक्रीमेंट एवरी ईयर, तो मतलब हर साल बढ़नी ही है। आप अगर IIM या IIT की फीस भी देखते हो, वहां पर आप देखेंगे IIM अहमदाबाद की फीस हर साल 10% से बढ़ ही रही है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको टाइम पता है कितना टाइम है। अब अगर शॉर्ट टर्म में गोल अचीव करना है, जैसा हम हमेशा हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी में निवेश ना करें, आपका नजरिया लंबा है तभी आप इक्विटी में निवेश करें। तो यहां पर जब मालूम चल जाएगा कि मुझे 1 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ने वाली है पर्टिकुलर गोल के लिए, तो डेफिनेटली आप चाहे रिटर्न कम मिले लेकिन आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेंगे, फिर वो बॉन्ड हो, डिबेंचर हो या जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, इनकम फंड है, वहां पर निवेश करोगे। मेरा नाम विशाल वाफना है। मैं आपके जो यूट्यूब पे काफी सारे प्रोग्राम देखता हूँ, तो मेरा अभी एक सवाल है कि आने वाले 5 साल में मार्केट कितने पॉइंट तक जाएगा, BSE या NSE, आपका क्या अनुमान है इसका? आपको कितने पॉइंट तक चाहिए? BSE 50,000 हो जाएगा सर, बहुत कम है। मैं आपको बोलता हूं कि BSE अभी 1,90,000 है आज की तारीख में। कैसे? मेरे को नहीं ऐसे आपको बताता हूं, मैं गणित समझाता हूं। एक म्यूचुअल फंड था जो मैंने 94 में मार्केट किया, उसका 10 रुपए का NAV था। उस टाइम BSE सेंसेक्स 3,600 था। अभी उस फंड का NAV है 500 रुपए। कितने टाइम ग्रोथ हुआ? 50 टाइम्स। तो अगर BSE सेंसेक्स 50 टाइम ग्रोथ होता क्या नंबर होता उसका? 10 लाख से। बिल्कुल, बट प्रॉपर्टी का एग्जिट नहीं है सर, ये एग्जिट है। और ये 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ प्रॉपर्टी की तरह को कैजुअलिटी नहीं है। यू गो टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड है, इन लास्ट 10 ईयर इन इंडिया every day 9% get killed because of property related disputes. So when you look at asset category, just don't judge by the asset price movement. You look at incidental risk come to the property. Equity में एक ही रिस्क है, वॉलेटिलिटी की, वो हमेशा रहेगी। वॉलेटिलिटी को रिमूव करने के तरीके हैं SIP, फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म। रियल एस्टेट गोल्ड में जो रिस्क है उसको रिमूव करने के कोई तरीके नहीं है। एक है गोल्ड में, आप गोल्ड ETF करा, गोल्ड ETF बजाय गोल्ड खरीदने के, अगर आप गोल्ड फिजिकल गोल्ड खरीदो, फिजिकल गोल्ड के बजाय। I can give you many number of illustration. If you look at court cases in India, 70% court cases in India, civil cases are related to property only. If you think it is safe investment, but we don't think about all these things.
एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक एट इन्वेस्टमेंट, यू लुक एट द होलिस्टिक थिंग कि इस असेट कैटेगरी में किस किस तरह की रिस्क है और वो कहां से आ सकती है। ओके, एंड टू आंसर द जेंटलमैन्स क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आप टीवी में देख के ज्ञान ले लो, वो आपको क्वेश्चन करने के हेल्प आएगा। जैसे आपको जो फाइनेंशियल अपना असेट है ना, उसको फिजिकल असेट की तरह देखना बिल्कुल, कि आपको बीमार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप क्रॉसिंग ले लेते नहीं हो अपने आप, तो यू हैव टू गो बाय दैट लॉजिक ओनली। और एक बड़ा पैसा बना तो एक एडवाइजर के पास मत जाओ, देन यू टेक एडवाइस फ्रॉम 2-3 पीपल्स, आपको अलग अलग तरह के व्यू मिलेंगे। जैसे हम 3 लोग हैं, हमारी छोटे छोटे पॉइंट पे अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। टू सम पीपल इट मे साउंड कंफ्यूजिंग, टू सम पीपल इट साउंड हे दिस अपॉर्चुनिटी हियर एज वेल। तो आज पूना में आपने देखा कि किस तरह से बिजनेसमैन को भी अपना एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है, अपने बिजनेस से पैसा निकालकर फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। और इस पूरी कोशिश में उनकी मदद की हमारे 3 एक्सपर्ट्स ने, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। विजय मंत्री साहब, विकास सेठी जी और पंकज मठपाल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और पुणे और पिंपरी चिंचवड के तमाम तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सभी सदस्यों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास शो में आज मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।